हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम लोग सेल टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी हमने 3 या 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं और आई होप सो कि आप सभी उन लेक्चर्स को प्रॉपरली देख रहे होंगे। वहाँ पे जो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, आप उनको नोट कर रहे होंगे साथ साथ। बिकॉज देखो, ये क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं तो डेफिनेटली क्वेश्चंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं मतलब सेल वगैरह को मतलब बस ऐसे ही जाने देते हैं कि अरे हमें तो पता ही है क्या है प्रोकैरियोटिक, क्या है यूकैरियोटिक। बट मेरा इस मतलब मेरा पीवाईक्यू करवाने का एक पर्पज़ ये भी है कि मतलब हमें ये लगता है ना कि यार हमें सिलेबस तो सारा आता है, फिर हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं तो हमसे चूक हो रही है ना कोई गलती तो हम कर ही रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि अगर हम किसी भी टॉपिक को हमें लगता है कि हाँ ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तो हमें उसके कोर तक जाना है। ठीक है, कोर तक इन द सेंस कि आपने, मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ आपके पास अब इतना टाइम है कि आप जाओ और मतलब जो भी अच्छे या स्टैंडर्ड बुक्स हैं आप उनका फिर से थॉरो रीडिंग करो। बिकॉज कितना डाटा आप रिटेन रख पाते हो एग्जामिनेशन हॉल में, ये सबको बहुत अच्छे से मालूम है। सो इफ़ वी प्रैक्टिस द थिंग्स इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, आई थिंक दीज थिंग्स विल रिटेन मोर टाइम। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चंस के फॉर्म में ही अपन प्रैक्टिस करते हैं और कंटिन्यू करते हैं इस चीज़ को। मुझे पता है कि कहीं ना कोई चीज़ तो आपको अब तक, अगर आपने एक बार भी कोई मतलब कुछ भी अगर आपने एग्ज़ाम्स दिए हैं ऑलरेडी, जो बच्चे एक्सपीरियंस्ड हैं जिन्होंने ऑलरेडी एग्ज़ाम्स दे रखे हैं, तो उन्हें समझ में आ रहा होगा कि दैट दिस सीरीज़ इज़ हाउ मच बेनिफिशियल फॉर देम। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम अपना जो भी अपने रिमेनिंग PYQs हैं उनको कंटिन्यू करते हैं। बाकी लास्ट टाइम मैंने बताया था ये 211 क्वेश्चन नंबर ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये मैंने कई जगह पे देखा था और अब तो समझ में आ गया ना। अब तो आपको एग्ज़ाम में देख करके ये नहीं घबराओगे अरे यार ये मैंने क्वेश्चन देखा तो था लेकिन मुझे इसका आंसर क्यों नहीं याद आ रहा है। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं है। अब तो आपको कोर पता चल गया। अब यहाँ पे 35 मिनट की जगह पे 45 मिनट दे देगा, 90 मिनट भी दे देगा, ये 175 जो दिया था इस जगह पे 275 दे देगा, 300 मिनट भी दे देगा ना। तो भी आप बहुत इजीली क्या करोगे, इस क्वेश्चन को अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हो। व्हाई? बिकॉज नाउ यू गेट द मेथड कि हाँ आपको इसको कैसे सॉल्व करना था। ठीक है, सो हमेशा किसी भी चीज़, जो भी चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लगती है या बार बार परेशान करती है ना, उसको एक बार अच्छे से मतलब उसके अंदर अपनी महारत हासिल कर लो बस, फिर वो चीज़ बार बार आपको परेशान नहीं करेगी। सो आज हम कुछ सेल ऑर्गेनल्स देखेंगे और उसके बाद में फिर चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। अब मतलब कोशिश यही करेंगे कि एक एक सेल ऑर्गेनल को भी कंटिन्यू करें साथ साथ में, और अगर सारे एक साथ में आते हैं तो भी हमारे लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, सेल ऑर्गेनल्स और साथ ही साथ में उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आज हम कंटिन्यू करेंगे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, लेट मी जूम आउट अ लिटिल बिट मोर। यस, लाइजोसोम कंटेन्स, लाइजोसोम क्या है। सबसे पहले तो अब देखो, हर जैसे क्वेश्चन पढ़ो ना, सबसे पहले खुद मतलब ये निकालने की कोशिश करो कि उस क्वेश्चन के पीछे क्या क्या चीज़ें हैं जो निकल के आ सकती हैं। मतलब खुद अपने आप को एक टीचर मान लो, और डेफिनेटली आप टीचर बनने भी जा रहे हो, एग्जामिनर मान लो। खुद ये सोचो कि इस चीज़ में ऐसा क्या है जो इससे क्वेश्चन निकल के आ सकता है। जब आप मतलब ऐसी माइंड मेकिंग कर लोगे, जब आप ऐसी थिंकिंग के साथ जब आप पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे, तो कहीं ना कहीं आप खुद भी मतलब इतने समझदार हो जाओगे कि मतलब ये तो नहीं पूछेगा ना लाइजोसोम कहाँ होता है, प्लांट सेल या एनिमल सेल में होता है। ठीक है, आपसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछेगा वो आप खुद समझ जाओगे। सो लाइजोसोम कैसा है, फंक्शन याद है, स्ट्रक्चर याद है, तो आप खुद बता सकते हो कि वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। उसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। और इसका पीएच कैसा होता है, ऑलरेडी मैंने बताया था एक वीडियो में कि इसका पीएच क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी ये क्या है,
टाइनी सैक बाउंडेड होता है, सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन का बना होता है। और हाँ, किसकी बनी होती है इसकी मेम्ब्रेन? दिस क्वेश्चन मे बी आस्क इन योर एग्जामिनेशन, दैट इज लिपोप्रोटीन का बना होता है। बाकी सारी चीज़ें क्या हैं? इट कंटेन्स डेंस फाइनली ग्रेन्युलर फ्लूइड होता है, कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, हाइड्रोलिटिक, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंजाइम का अगर नाम पूछ ले आपसे तो बिल्कुल बताइएगा। एसिड हाइड्रोलिसिस होता है। दीज इंक्लूड और भी साथ साथ में क्या होते हैं? प्रोटीएजेस होते हैं, लाइपेजेस होते हैं, न्यूक्लिएजेस। अब देखो एंजाइम्स का क्या है? प्रोटीएजेस प्रोटीन तोड़ेगा, लाइपेजेस लिपिड को तोड़ेगा, न्यूक्लिएजेस न्यूक्लिक एसिड को, ग्लाइकोसाइडेजेस हो गया, सल्फेटेजेस हो गया, एसिड फॉस्फेटेजेस। मतलब इतनी सारी चीज़ें जो है वो इसके उसमें, इतने तरीके के एंजाइम्स जो है वो इसमें पाए जाते हैं। ठीक है। लाइसोसोम ऑल्सो डाइजेस्ट और डैमेज इट्स ओन सेल्स बाय इट्स ओन एंजाइम विच में लीड टू सेल डेथ। इसीलिए इसको और भी क्या बोलते हैं? ऑटोलिसिस। एपोप्टोसिस मत लगा के आना, क्या यहाँ पे बोलोगे? टर्म क्या यूज़ करोगे? ऑटोलिसिस। ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ, खुद को, लिसिस मतलब तोड़ देना। ठीक है, खुद को तोड़ देना, ये ख़त्म कर देना। इसीलिए इन लोगों को क्या बोला जाता है? सुसाइड बैग्स या सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स हो गई अबाउट द लाइसोसोम। अब ये आपके जो भी नोट्स कॉपीज़ हैं या कुछ है, या मेरे साथ अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो एक रिवीजन कॉपी अलग से बना लो और चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज डेट डालते जाओ और डेली डेली का लिखते जाओ। ये बहुत बेस्ट रहेगा आपके एग्जाम से पहले एक बार रिकॉल करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 213 क्या कहता है? स्टडी द फॉलोइंग टेबल। अब यहाँ पे एक टेबल मेंशन है और यहाँ पे ये चीज़ बतानी है कि यहाँ पे आई थिंक करेक्ट पूछ रहा है। हाँ, आइडेंटिफाई द पेयर, कौन से पेयर्स हैं जो करेक्ट हैं। तो एक बार हम पहले पेयर्स को रीड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है इंटरफेज। ठीक है, इंटरफेज न्यूक्लियस। इंटरफेस में क्या होता है? सिंथेसिस फेज होता है या रेस्टिंग फेज होता है। ठीक है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट पॉइंट तो सही है। न्यूक्लियोसोम जो है वो क्या है? 2 कॉइल्स, यानी कि 2 तरीके की चेन्स उसमें बनती हैं। एक तो ऑक्टामर बनता है और एक लिंकर चेन बनता है। ठीक है, इस तरीके से ये ऐसे ऊन का गोला और फिर ये ऐसे ऐसे करके इस तरीके से, मतलब ये चीज़ें कंटिन्यू होती हैं। तो ये भी सही है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एक्सक्रीशन नहीं, ये किसका काम करता है? ये तो ऑस्मो रेगुलेशन का काम करेगा ना। तो ये चीज़ यहाँ पे ये गलत हो जाती है। सिंगल मेम्ब्रेनस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लाइसोसोम्स की बात करते हैं, ऑटोलिसिस होता है, हमने अभी ऊपर देखा। ठीक है, लेकिन सिस ट्रांसफेस नहीं होता है। सिस ट्रांसफेस तो बच्चे कहाँ होता था? गोल्जी बॉडी में होता है। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन है वो 1 और 2 निकल के आता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बाकी डिटेल्स यहाँ पे दी हैं, आप इसको देखिएगा। नेक्स्ट है 214 क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग। अब यहाँ पे लिस्ट 1 लिस्ट 2, देखो लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिस्ट 3 दी हुई है। अब इनको मैच कराना है। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो किसने खोजा था? तो ए को आर, ठीक है, पोर्टर सर ने खोजा था। काम क्या है इसका? सिक्रीशन है, तो ARW हो गया। ठीक है, राइजोसोम पैलेट प्रोटीन सिंथेसिस, BQX, ये ऑलरेडी मैच्ड है। फिर सेल मेम्ब्रेन CPY हो जाएगा, तो डायरेक्ट है ये फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है 215 क्वेश्चन कह रहा है कि द स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ। तो स्मूथ वाले का काम तो क्या था? वो लिपिड सिंथेसिस कर रहा था, और रफ वाला क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। नया कुछ नहीं है यहाँ पे। जहाँ पे नया होगा कुछ थोड़ा सा, उसको थोड़ा डिटेल में अपन देखेंगे। दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट। नेम द सेल ऑर्गेनेल विच आर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग प्रोसेसेस। अब प्रोसेसेस में पहला क्या है? कन्वर्जन ऑफ स्टोर्ड लिपिड। स्टोर्ड लिपिड जो है प्लांट्स में, उसको मतलब किस में चेंज करना है? कार्ब में चेंज करना है, कार्बोहाइड्रेट्स में। तो डेफिनेटली ये काम कौन कर रहा था? ग्लाइऑक्सिसोम्स कर रहे थे ना, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल चला करके। दूसरा कैटाबॉलिज्म ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को पेरोक्सिसोम्स तोड़ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 217 क्वेश्चन। कह रहा है कि सिनकाइटियम
इज द रिजल्ट ऑफ कैरियोकाइनेसिस, बिल्कुल नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस होती रहती है, साइटोकाइनेसिस नहीं होती, इसलिए एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं। उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनसाइटियम बोलते हैं। ठीक है। इन प्लांट सेल्स मिडल लैमेला फॉर्मेशन स्टार्ट्स फ्रॉम सेंटर एंड ग्रोज आउटवर्ड्स ऑफ द सेल एंड लीड टू वॉल फॉर्मेशन। तो करेक्ट वो क्या है, तो हाँ ये बात ठीक है, मतलब इसी तरीके से बनता है, जो मिडिल लैमेला होता है उसी से सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, नो डाउट। लेकिन सिंसाइसियम के साथ इसका कोई कनेक्शन मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। बाकी देखते हैं डिटेल्स में क्या मेंशन है। यस, ए एंड आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि आर का मतलब उससे कोई कनेक्शन दिख नहीं रहा मुझे। In some organisms, karyokinesis is not followed by cytokinesis as a result of multinucleate condition leading to formation of syncytium. ठीक है। Located between the double cell wall of the neighboring cells, दो cell wall के बीच में मैंने उस दिन बना के बताया था ना। The middle lamella is the first layer of the wall to develops, as it is the outer layer out of the three layers of the cell wall. तीन लेयर होती हैं सेल वॉल की। द मिडल लैमेला सर्व्स एज द पोर्शन दैट कनेक्ट द नेबरिंग सेल्स, दोनों सेल्स को वो क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक। 218 आइडेंटिफाई द ए मेम्ब्रेनस। ए मेम्ब्रेनस सबको पता है, राइजोसोम और न्यूक्लियोलस जो है वो ए मेम्ब्रेनस हो गए हैं। नेक्स्ट है 219 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट मी रीड आउट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस के रिगार्डिंग जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं हमें वो चूज़ करना है। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, डेफिनेटली ट्रू है। इट प्रोड्यूसेस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, नहीं बिल्कुल नहीं। इट मॉडिफाइज द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम ऑन ईआर, यस। इट फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन, नहीं, वो तो मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं कैरियर प्रोटीन्स वगैरह। It provide mechanical support, no. So our answer is A and C. Next है 220 question. Which of the following function is carried out by cytoskeleton in the cell? तो cytoskeleton क्या करता है, डेफिनेटली एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है which help in the motility of the cell. Cytoskeleton is a structure that helps cell maintain their shape and internal organization and provide mechanical support that enable cell to carry out essential functions like division and movement. Okay, so this one is also good question. Next one is 221. Which of the following statement with respect to endoplasmic reticulum is incorrect? ER के रिस्पेक्ट में बताना है। SER लिपिड सिंथेसिस, ठीक है। RER राइबोसोम्स अटैच टू ER, ओके। SER डिवॉइड ऑफ राइबोसोम्स, यस, क्योंकि स्मूथ तभी होगा जब उस पर राइबोसोम्स नहीं लगे होते हैं। लेकिन इन प्रोकैरियोट्स ओनली RER प्रेजेंट, नहीं, ये चीज़ गलत है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सिर्फ ये मतलब जो है वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है, तो ये प्रोकैरियोट्स में तो होते ही नहीं हैं, ठीक है। इसीलिए ये जो है डी ऑप्शन ये क्या हो जाएगा बच्चे, गलत हो जाएगा और इनकरेक्ट ही पूछा भी गया है, ठीक है। बाकी देखो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस, यहाँ से फिर न्यूक्लियर पोर, और फिर यहाँ से ये देखो ये ऐसे बनना शुरू हो जाता है, ये इस तरीके से। और इस पर ये देखो ये जो गोले लगे हुए हैं ना, ये क्या हैं, राइबोसोम्स हैं, ठीक है। बहुत अच्छा डायग्राम दिया हुआ है ये। और इसके साथ में ये वाले जो होते हैं ये इस तरीके से ये SER होते हैं, मतलब ये स्मूथ वाले हैं जो थोड़े से ट्यूबुलर फॉर्म में हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 222. What happens if Golgi apparatus of a cell is misfunctioning? अगर गोल्जी apparatus काम नहीं करता है किसी सेल का तो क्या होता है, सेल वॉल सिंथेसिस टेक्स प्लेस, नहीं। नो सेल प्लेट फॉर्मेशन, टू सेल्स आर कम्प्लीटली फॉर्म्ड ड्यूरिंग माइटोसिस फ्रॉम अ सिंगल सेल, नहीं। देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस, होगा, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था वो क्या करते हैं, सेल प्लेट फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करते हैं। डिटेल्स देखिए थोड़ा सा। गोल्जी अपरेटस प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट RBC एंड सेव ट्यूब एलिमेंट्स। एक्सेप्शंस को भी ध्यान रखो साथ साथ में,
In plant cells, the unit of Golgi apparatus is called dictyosome, while in animal cell it occurs as single compact or loose complex. Golgi vesicles play an important role in cell plate formation, ठीक है, ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस ऑफ प्लांट सेल. इस लाइन को तो एकदम से एज इट इज़ अपनी कॉपी में इसको चिपका लो. सेल प्लेट फॉर्मेशन डिपेंड ऑन द फ्रेगमोप्लास्ट वेसिकल्स, ठीक है. काइंडली नोट डाउन. नेक्स्ट 223. इन विच ऑर्गेनल द एंजाइम कैटलेज इज फाउंड. कैटलेज जो है मतलब जो तोड़ने वाला काम करता है वो कहाँ पे होता है, तो वो पैरोक्सिसोम में होता है. देखो कह रहा है पैरोक्सिसोम फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स. दे कंटेन ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स सच एज कैटलेज एंड यूरेट ऑक्सीडेज, ठीक है, एट सच हाई कंसंट्रेशंस that in some cells the peroxisomes stand out in electron micrographs because of the presence of crystalloid core. So this point is also important. Next है 24 question. Which is the important site of formation of glycoprotein and glycolipid in eukaryotes. तो ये सबको पता चल गया, गोल्जी बॉडीज हैं. नेक्स्ट है 225. मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. कॉलम 1 विद कॉलम 2. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER का काम क्या है, लिपिड सिंथेसिस, तो ए का 2 हो जाएगा. रफ वाले का प्रोटीन सिंथेसिस. गोल्जी कॉम्प्लेक्स का क्या हो जाएगा, ग्लाइकोसाइलेशन ही है. और सेंट्रियोल का स्पिंडल फॉर्मेशन. तो CD तो ऑलरेडी मैच्ड हैं. सो द आंसर इज 2, 1, 3, 4. 26 है. विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, सिक्रेशन, ATP नहीं करेगा. ATP कौन करता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया करता है. 27 है. सीलियम एंड फ्लैजिलम इमर्ज फ्रॉम अ सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर. सबको पता है, वो मैंने क्या बताया था, बेसल बॉडीज़ होता है. और यहाँ पर बेसल बॉडीज़ और उसमें जो अरेंजमेंट था वो कैसा था, 9+0 का था. और सीलिया फ्लैजिला में कितना था, 9+2 वाला था. नेक्स्ट है 28. विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट नंबर इन सेक्रेटरी सेल्स. तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है. गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज मोस्ट abundantly in the secretory cells, responsible for the packaging and transport of secretory cells. Largest Golgi complex. All glandular cell depend upon Golgi complex for concentrating and pouring their secretions outside the cell. तो ये सारी चीज़ें जो है वो अगेन थोड़ी सी इम्पोर्टेंट निकल के आती हैं. नेक्स्ट है फिर से मैचिंग का है. गोल्जी अपरेटस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स. ए का 3. लाइजोसोम क्या है, ट्रैप वेस्ट एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. डी का 1. सो गोल्जी अपरेटस का 3rd वाला. फिर लाइजोसोम्स का क्या है यहाँ पे, डाइजेस्टिंग मॉलिक्यूल्स 4 हो गया. वैक्यूल्स ट्रैप वेस्ट एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को वेस्ट कर मतलब ट्रैप करता है. और बाकी राइबोसोम्स का ये आ जाएगा. तो 3, 4, 2, 1 बी ऑप्शन इज द राइट. बाकी डिटेल्स आप देख लीजिएगा ज़रूरत है तो. नेक्स्ट क्वेश्चन है 230. यहाँ पे देखो फंक्शन ऑफ द सेल मतलब कि फंक्शन ऑफ द सेल दिया हुआ है, मतलब एक फंक्शन दिया है आपको, सेल ऑर्गेनल यहाँ से चूज़ करना है. सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम सबको पता है, राइबोसोम हो गया. ई. सिंथेसिस ऑफ लिपिड तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, मतलब ई फिर सी, उसके बाद में लिपिड, फिर है सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स. तो ये गोल्जी अपरेटस. देखो जब लिपिड की बात आएगी ना तब आप SER लगाइएगा, लेकिन जब ग्लाइको बोलेगा तो ग्लाइको देखो, ग्लाइको में G है, गोल्जी में भी G है. इस तरीके से इस चीज़ों को कनेक्ट करो. तो यहाँ पे ये ग्लाइकोलिपिड के लिए गोल्जी अपरेटस हो जाएगा. एंजाइम ऑप्टिकली एक्टिव इन एसिडिक pH सबको पता है, लाइजोसोम होता है, तो ये D हो जाएगा. 4 स्टेटमेंट्स के लिए हमारा आंसर जो है वो D निकल के आता है. नेक्स्ट है 231. क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली पेयर्ड. माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टे होते हैं, लाइजोसोम्स में माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते हैं. बाकी माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस हो गया. गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन. गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो किस में पार्टिसिपेट करता है, तो फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी
वेसिकल्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स एंड सिक्रीशन, मतलब सेक्रेटरी वेसिकल्स का फॉर्मेशन और सिक्रीशन ही जो है वो प्रिंसिपल फंक्शन या प्राइमरी फंक्शन है किसका, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। ये चीज़ पहले तो नोट कर लीजिए। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज ऑर्गेनल फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स में ही होता है। इट इज़ अ मल्टीपल कंपार्टमेंट ऑर्गेनल विद अ डबल आउटर मेम्ब्रेन। इट पैकेट्स ऑफ प्रोटीन इनटू वेसिकल्स में। बाकी और भी फंक्शन जो है वो देखो क्या दिए हैं। इट इज़ अ डिस्पैच स्टेशन फॉर प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स क्या है, बन करके इसके पास आती हैं और फिर ये यहाँ से अलग अलग जगह पे इसको डिस्पैच करता है। नेक्स्ट है, इट आइडेंटिफाइज एंड लेबल्स द मटेरियल विच आर फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेल्स। इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लिपिड ट्रांसपोर्ट। इट हेल्प इन लाइजोसोम फॉर्मेशन। अब जिन बच्चों ने नहीं मतलब ध्यान से देखा है गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर, वो देखो एक बार ध्यान से इसको देख लीजिए। यहाँ पे न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल्स बनते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये तो देखो बच्चे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के मतलब एग्जाम फंक्शन वगैरह सारी चीज़ें दी हुई हैं, बट यहाँ पे ये जो डायग्राम मेंशन है ना, ये डायग्राम जो है ये सही नहीं है। इसमें ये सिस फेस जो है ये मतलब गलत बनाया हुआ है। इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो अगर बोलो तो अभी समझा दूँ या तो फिर बाद में देखते हैं, जब हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ेंगे तभी देख लेंगे। तो यहाँ पे देखो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली 4 सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और इसी में मतलब आपको थोड़ा सा गोल्जी अपरेटस वगैरह और इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा मतलब मैं डिटेल में बता दूँगी, बिकॉज आई नो कि आप सब ने मतलब पहले से पढ़ा हुआ है। बस एक बार हम लोग यहाँ पे रिवाइज़ कर लेते हैं इस चीज़ को। तो देखो सबसे पहले क्या है, हमारा मतलब कोई भी सेल होता है, उस सेल में क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस कैसा है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, सबको पता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन से लगे हुए कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरीके से, इनको आप लोग क्या बोलते हो, सबको पता ही होगा कि क्या है ये, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या है एक तरीके से, मतलब ये भी 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है SER, एक होता है RER। अब अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जाए तो इसमें भी मतलब कि तीन तरीके के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है। ट्यूब्यूल्स जो कुछ इस तरीके से ट्यूब्यूल की फॉर्म में होते हैं, इसमें देखो ये ट्यूब्यूल्स होते हैं। फिर ये वाला जो पोर्शन होता है दिस इज़ कॉल्ड सिस्टर्ने, और यहाँ से जो फॉर्म्ड वेसिकल्स होते हैं उनको हम लोग वेसिकल्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, एक तरीके से इनकमिंग ईयर वेसिकल्स होते हैं जो कि मैच्योरेशन के लिए किसके पास जाते हैं, हमारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास जाते हैं। अब जो ER है इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर 2 तरीके का देखने को मिल रहा है, SER और RER। SER जो है ये ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में होता है। यहाँ पे देखो ये रेड कलर से जो डॉटेड स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन ग्रीन वाला स्ट्रक्चर जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे रेड कलर के ये देखो लगे हुए हैं, ये क्या है, हमारे राइबोसोम्स हैं। और इसमें भी 2 तरीके का वो होता है, देखो जो अंदर स्पेस बचती है, अंदर ये ल्यूमेन है, जो स्पेस है यहाँ पे ये ल्यूमेन होता है, और जो बाहर ये सिस्टर्ने वाला पोर्शन है इसको हम लोग एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट बोलते हैं। बाकी थोड़ा सा इसको जब डिटेल में देखेंगे भी तो समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखते हैं, उसके बाद में फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स देखेंगे, फिर लाइजोसोम, और फिर देन उसके बाद में वैक्यूल्स को देखते हैं। So if we talk about the endomembrane system, there are 4 cell organelles which are coordinated and form the function. जिसमें सबसे पहले क्या आता है, वैक्यूल, देन गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइजोसोम। और ये सारे के सारे कैसे हैं, हमारे सिंगल मेम्ब्रेनस हैं। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। तो बस इन 4 के अलावा अगर आपसे कभी भी कोई भी कहीं भी किसी भी जगह पूछता है तो कोई और सेल ऑर्गेनल नहीं है जो इसमें इन्वॉल्व हुआ है अब तक, ठीक है। तो एक्सेप्शंस मतलब एक्सेप्शन क्या मतलब अगर नहीं की बात करता है, डू नॉट, ठीक है। जब डू नॉट फॉर्म की बात करेगा तो अगर कभी आपसे ये पूछता है कि कौन से 4 सेल ऑर्गेनल्स हैं, मतलब कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सो आपका आंसर क्या होना चाहिए, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स वगैरह ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है,
ठीक है। उसके बाद देखो सबसे पहले हम लोग ईआर को देख लेते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के जस्ट बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है ये ईआर। अगर कभी आपसे सपोज दैट कभी कोई पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है, ठीक है, एक्सटेंशन। अब इसमें देखते हैं, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोलते हैं, रेटिकुलम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मतलब क्या है, एक तरीके से जाल, ठीक है, जाल जैसा ये स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। इस तरीके से निकलने के बाद में ऐसे ऐसे ये, तो ये एक तरीके से ये क्या है, जाल नुमा स्ट्रक्चर बना लेता है। अब बेसिकली इसमें भी 3 पार्ट्स आ जाते हैं, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। तो सिस्टर्ने सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ पे देखो राइबोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और डेफिनेटली ये सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो किसका है, एडवांस फीचर है, दैट मीन्स दे आर द फीचर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स कैसे होते हैं, 80S के होते हैं, इनकी 40S और 60S के सब यूनिट्स लगे होते हैं उसमें। और इनका मेन फंक्शन क्या है, सबको पता है, प्रोटीन सिंथेसिस। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आता है, काइंडली नोट डाउन दिस इंपॉर्टेंट एंड सो मैनी टाइम्स ये क्वेश्चन की फॉर्म में भी देखने को मिला है। यहाँ पे देखो ये राइबोसोम्स जो लगे हुए हैं, जैसे ये सपोज करो ये क्या था, ये सिस्टर्ने था ना, किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सिस्टर्ने था, इस पे ये देखो इस तरीके से लगे हुए थे ना ये राइबोसोम्स ऐसे। तो ये सिस्टर्ने है, इस पे ये राइबोसोम लगा हुआ है। अब राइबोसोम में स्मॉलर सब यूनिट जो है वो ऊपर की तरफ रहता है और लार्जर वाला नीचे। यानी कि कभी आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि राइबोसोम का कौन सा सब यूनिट जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, लार्जर सब यूनिट, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मतलब राइबोसोम को सिस्टर्ने से जोड़ने के लिए भाई यहाँ पर कुछ तो होगा ना, किसी चीज़ को अगर आप किसी से अटैच कर रहे हो तो कुछ तो यहाँ पे होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि गम लगा दिया या कुछ है। तो यहाँ पे एक तरीके के स्पेशल प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, व्हाट वी कॉल देम, राइबोफोरिन, ठीक है। राइबो और फोरिन, ये नाम याद रखिएगा। राइबोफोरिन नाम का प्रोटीन होता है, जो कि कैसा होता है एक तरीके का, वो भी क्या है, कई बार ये भी पूछा गया है कि वो किस टाइप का प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड है, तो वो प्रोटीन ही है, ठीक है। और कैसा प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, और प्रोटीन का नाम क्या है, राइबोफोरिन प्रोटीन है, विच हेल्प्स टू ज्वाइन द राइबोसोम विद द सिस्टर्ने ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। बाकी हेल्प्स इन अटैचिंग राइबोसोम टू सिस्टर्ने, ये यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। ट्यूब्यूल्स की बात करते हैं तो ट्यूब्यूल्स पे कोई राइबोसोम लगे नहीं होते हैं, वो नॉर्मली, इनको हम लोग और भी क्या बोल सकते हैं, ये सिंपली SER वाला ही काम इनसे होता है। वेसिकल्स जो है, तो राइबोसोम्स मतलब कि जो वेसिकल्स निकल रहे थे ग्रीन कलर के, ये देखो यहाँ पे ये जो वेसिकल्स थे हमारे पास, ये इन पे भी क्या राइबोसोम्स लगे हुए हैं, नहीं लगे हैं, तो ये भी कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं। और ये देखो ट्यूब्यूल्स जो थे, यहाँ पर भी कोई मतलब राइबोसोम नहीं अटैच है, तो ये चीज़ हो जाती है यहाँ पे। वेसिकल्स के पास भी नो राइबोसोम और ट्यूब्यूल्स के पास भी नो राइबोसोम। अब हम देखते हैं, अब देखो ER में ये जो मैंने बताया था कि एक सेंटर में क्या है, ये ल्यूमेन वाला पार्ट है, और ये कैसा है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद में RER और SER दोनों में बेसिक डिफरेंसेस जो हैं वो देख लेंगे, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो ER में ये जो मैंने बताया था कि एक सेंटर में क्या है, ये ल्यूमेन वाला पार्ट है, और ये कैसा है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद में RER और SER दोनों में बेसिक डिफरेंसेस जो हैं वो देख लेंगे, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पे देखो क्या है, ER जो है वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स। उसमें 2 कंपार्टमेंट बन जाता है, एक तो ल्यूमिनल यानी कि मतलब ट्यूब के अंदर वाला जो पोर्शन है वहाँ पे जो खाली स्पेस है वो ल्यूमेन कहला रहा है, ठीक है। तो इंटरनल स्पेस इनक्लोज्ड बाय ER की मेम्ब्रेन, जो अंदर वाला स्पेस को इनक्लोज कर रही है, वो ल्यूमेन पार्ट हो गया। और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट क्या हो गया कि स्पेस प्रेजेंट आउटसाइड द ER इन द साइटोप्लाज्म। तो कभी अगर आपसे ल्यूमिनल पार्ट और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पूछ लेता है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो टाइप्स की बात करते हैं कि मतलब जो ER जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स उसी से डिसाइड हो जाती है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस या अब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स के बेसिस पे। तो देखो जहाँ पे राइबोसोम्स एब्सेंट हैं, डेफिनेटली वो सरफेस कैसा है, स्मूथ है,
और जहाँ पे लगे हुए हैं वो सरफेस कैसा हो जाएगा, रफ। अब भाई सीधी सी बात है, ग्रेन्यूल्स या मतलब मान लो आपके हाथ पे मिट्टी लगी है, कुछ है, तो वो सरफेस कैसी हो जाती है, रफ हो जाती है ना। और जब मतलब हटा दो उसको तो वो कैसा हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द सेकेंड वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है वो देख लेते हैं। जैसे स्मूथ है तो नो राइबोसोम्स, ए ग्रेन्युलर्स है, मतलब ग्रेन्यूल्स नहीं है वहाँ पे। इनका फंक्शन इंपॉर्टेंट है, फंक्शन नोट कर लीजिए, लिपिड और स्टेरॉल के सिंथेसिस करता है, SER, ठीक है। और ये और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन मसल्स, यानी कि मसल्स में जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो भी SER का ही मॉडिफिकेशन है। मसल कॉन्ट्रैक्शन बाय रिलीज अपटेक ऑफ कैल्शियम डाइवेलेंट, ठीक है, ये सबको पता है। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसका कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, अल्कोहल, पोल्यूटेंट, ये सारे काम जो है करता है, किसकी हेल्प से करता है, ये एंजाइम यहाँ पे दिया हुआ है साइटोक्रोम P450 एंजाइम, ये जो है ये डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह का काम करता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आता है। नेक्स्ट है रफ की बात करते हैं तो हैविंग राइबोसोम्स, ठीक है, ग्रेन्युलर सरफेस होगा। फंक्शन इनका क्या है, तो ये फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस का। यहाँ पे क्या बना रहे थे ये लोग, लिपिड और स्टेरॉल बना रहे थे। और ये क्या है, कंटिन्यूअस विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो RER और SER के बारे में कंप्लीट होती हैं यहाँ से। अब फिर से हम अपने डायग्राम पे आते हैं और देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, इसमें ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स वगैरह। अब ये जो वेसिकल्स हैं ये देखो एरो, ब्राउन कलर का जो एरो है ये क्या है, जा करके यहाँ पे इस फेज से फ्यूज़ कर रहा है। तो जिस फेज से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू जो मतलब निकले थे वेसिकल्स, वो जिस फेज से जाके अटैच होंगे उस फेज को हम लोग बोलते हैं सिस फेज, फॉर्मिंग फेज या कॉन्वेक्स फेज, ठीक है। तो ये नाम किसके निकल के आ रहे हैं, ये सारे नाम जो हैं हमारे वो किसके हैं, हमारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के हैं, ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में भी फिर से वही 3 पार्ट्स आ जाते हैं। तो बेसिकली इसमें भी थ्री पार्ट्स ही देखने को मिल रहे हैं। देखो ये जो बल्जिंग पोर्शन है, ये वाला, ये जो बल्जिंग पोर्शन है ये क्या कहला रहा है, सिस्टर्ने कहला रहा है, ठीक है। और उसके बाद में इसमें भी मतलब ऐसे कुछ, ये तो 2D एक तरीके से हम लोग देख पाते हैं, यहाँ पर भी ऐसे कुछ इससे इंटरकनेक्शंस मतलब ऐसे जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे ट्यूब्यूल्स होता है और फिर जब यहाँ से ये पिंच ऑफ हो जाता है, जो मतलब मेच्योर हो जाता है, जो वेसिकल मेच्योर होता है उसको हम लोग सेक्रेटरी वेसिकल या मेच्योर वेसिकल कहते हैं। तो वो पिंच आउट होके निकल जाता है, ठीक है। और वो कैसे बिहेव करता है, डायरेक्टली बिहेव एज लाइजोसोम, मतलब लेकिन लाइजोसोम भी कैसा, इनएक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि इसके जो एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, इसीलिए ये कैसा एंजाइम होता है, ये प्राइमरी लाइजोसोम कहलाता है, ठीक है। और जहाँ से मतलब मैचुरेशन हुआ उस फेज़ को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ट्रांस फेज, मैच्योर फेज या कॉनकेव फेज। अक्सर बच्चों को कॉनकेव और कॉन्वेक्स में कन्फ्यूज़न होता है। इसका स्ट्रक्चर अब अगर देखो एक सिस्टरनी, अगर आप ध्यान से देखो, ज़्यादा नहीं पहला वाला ही देखो, तो देखो कैसे बना हुआ है ये, मतलब कुछ इस तरीके से है ना, बन के आ रहा है ये। तो इसमें देखो जब इसको लिखा है तो ये कुछ सी जैसा अपीयरेंस लग रहा है, ठीक है, सी जैसा अपीयरेंस लग रहा है। फाइनली कैसा है, ये सी जैसा अपीयरेंस लग रहा है, मतलब इधर से फाइनल ये हुआ ना, फाइनल लुक। तो ये कैसा है, ये कॉनकेव, सी से केव ऐसे याद कर लो, कॉन्वेक्स कॉनकेव, सी से ये कॉनकेव वाला हो गया, मतलब फाइनल अंदर सी ऐसे दिख रहा है। और जब हम वी लिखते हैं तो वी इस तरीके से लिखते हैं ना, तो मतलब जो आउटर वाला है वो क्या है, वैक्स है, तो इसीलिए आउटर वाला वैक्स हो जाएगा। आई नो ये थोड़ा स्टूपिड सा लॉजिक है, बट ठीक है, याद करने के लिए ये सब करना पड़ता है। तो ये बाहर वाला कॉन्वेक्स हो गया और अंदर वाला जो फेस है वो कॉनकेव हो गया। बाकी यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है तो फॉर्मिंग या सिस फेज हो जाएगा, और यहाँ पे मैचुरेशन हो गया तो मैचुरेशन या ट्रांसफेज हो गया। तो ये कुछ बेसिक बातें थी गोल्जी अपरेटस के बारे में। बाकी जो डायग्राम मतलब बुक में जो मुझे दिख रहा था वो मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा था। क्यों, क्योंकि सब मतलब इनका फेज जो है वो इस तरीके से होता है और ये यहाँ पर आकर के ये वेसिकल्स इसके साथ फ्यूज़ कर जाते हैं। फ्यूज़ के जैसे मान लो कि ER से मतलब ER से निकला है, प्रोटीन लेकर के निकला है, ये लिपिड लेकर के निकला है, क्या लेके निकला है, वो यहाँ पे आकर के एक तरीके से ये गोल्जी का अपरेटस क्या होता है, एक तरीके से पोस्टमैन ऑफ द सेल कहलाता है। क्यों, क्योंकि पहले पोस्टमैन का भी काम क्या होता था, हर जगह से मतलब जो भी लेटर्स डाक वगैरह आता था उसको कलेक्ट करता था और फिर एक पर्टिकुलर एड्रेस पे उसको ले जा करके ड्रॉप आउट करते थे।
वही काम इसका है। अगर प्रोटीन आया है तो फिर प्रोटीन आगे जिस बॉडी के जिस पार्ट को, या मतलब जहाँ पे प्रोटीन की नीड है उसको देगा, लिपिड की जहाँ नीड है वहाँ लिपिड को देगा, स्टेरॉल की नीड है वहाँ स्टेरॉल को देगा। तो मतलब एक तरीके से ये प्रोसेसिंग भी करता है, सिक्रीशंस भी करता है, पैकेजिंग भी करता है, ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है, मतलब बहुत सारे काम करता है। तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा लगा था कि यहाँ पर बताना चाहिए, इसलिए मैंने इसको समझा दिया है। अब देखो थोड़ा सा डिटेल में भी देख ही लेते हैं। गोल्जी अपरेटस में फिर से वही 3 पार्ट, सिस्टर्नी, टिब्यूल्स और वेसिकल्स। सिस्टर्नी पे कोई राइबोसोम नहीं लगा है, रिजेंबल्स लाइक एसीआर। एसीआर जैसा ही तो दिख रहा है ना ये सिस्टर्नी जैसे। इसका सिस्टर्नी पे क्या था, जहाँ पे राइबोसोम्स लगे थे तो वो रफ हो गया था, लेकिन जहाँ नहीं लगे थे वो टिब्यूल्स कैसे थे, मतलब वो सिस्टर्नी या टिब्यूल्स वो स्मूथ थे। तो ये हो जा रहा है। फ्लैट एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका नंबर जो है वो 6 to 8 वेरी करता है। वैसे कई जगहों पे मतलब ये 3 to 8 भी दे रखा होता है। अभी पिछले शायद हम लोग PYQs ही कंटिन्यू कर रहे हैं ना, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था ये कि इसका नंबर क्या होता है, तो इसका नंबर 3 to 8 होता है, मतलब वेरी करता रहता है। बाकी 6 to 8 भी होता है। एक एक्सेप्शन यहाँ पे निकल के आता है, फंजाई में जो है ये एक सिस्टर्नी ही होता है, यानी कि यूनिसिस्टर्नल गोल्जी बॉडी जो है वो कहाँ पे देखने को मिलती है, यूनिसिस्टर्नल गोल्जी बॉडी नहीं कहेंगे, फिर सिर्फ गोल्जी ही कहलाएगा। और वो कहाँ पर होगा, फिर फंजाई के अंदर देखने को मिलता है। बाकी प्लांट्स में इसको जो है वो किस नाम से जानते हैं, तो प्लांट्स में इसको डिक्टियोजोम कहते हैं। डिक्टियोजोम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे क्या है, ये मतलब बहुत ही प्रोमिनेंट टाइप का होता है, बहुत अच्छे से, जैसे यहाँ पर वेल डिटेल्ड ये इसका डायग्राम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वहाँ पे उस तरीके से नहीं होता है। वहाँ पे बहुत होगा तो एक सिस्टर्नी कहीं मतलब यहाँ पे ऐसे इस तरीके से पड़ा होगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं रहता है, बहुत डिटेल्ड स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलता है, इसीलिए वो डिक्टियोजोम कहलाता है। बाकी वेसिकल्स की बात की जाए तो फाइनली ये क्या है, डायरेक्टली बिहेव एज लाइजोसोम्स की तरह से ये काम करते हैं। अब इसके कुछ फंक्शंस की बात करते हैं, तो देखो फंक्शंस में हम देख लेते हैं एक बार। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ गोल्जी अपरेटस। अपरेटस इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से मिल करके बना हुआ है वो, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, ये प्रोसेसिंग करेगा, फिर पैकेजिंग करता है और फिर ट्रांसपोर्ट करता है। प्रोसेसिंग किसका, जो भी वेसिकल्स आ रहे हैं कहाँ से, ER से आ रहे थे, उनको पकड़ के उनकी प्रोसेसिंग कर रहा है, फिर उनको पैकेजिंग करके ट्रांसपोर्ट कर देगा, या तो विद इन द सेल ही होगा, ठीक है, सेल के अंदर ही अगर ज़रूरत है तो वहाँ पे, या फिर जो भी हमारे टारगेट ऑर्गन्स हैं उसको दे देगा, और या फिर सिक्रेटेड आउट फ्रॉम द सेल से उसको बाहर कर देगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है सिक्रीशन का। और तीसरा जो फंक्शन है वो है एक्रोसोम फॉर्मेशन। एक्रोसोम फॉर्मेशन देखो, स्पर्म का स्ट्रक्चर अगर आप सभी को याद है, आई नो बहुत गंदा बना है, लेकिन फिर भी समझने के लिए समझो इसको कि क्या है। यहाँ पे जो इसका ये आगे वाला पोर्शन होता है जो मैंने पिंक कलर से बनाया है, ये क्या है, एक्रोसोम हेड होता है, मतलब एक्रोसोम है, हेड पे लगा होता है। ये क्या है, एक तरीके का मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी ही है। कभी अगर क्वेश्चन पूछता है तो ये इंपॉर्टेंट, मतलब ये पॉइंट भी मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो ये मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी का ही मॉडिफिकेशन होता है। और ये क्या करता है, सीक्रेट एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन। एग मेम्ब्रेन के मतलब एग मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम सीक्रेट करता है, तभी क्या करता है, ये स्पर्म उसमें पेनिट्रेट कर सकता है एंड देन फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। बाकी इसका जो मिडल पीस होता है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। वो माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि उसको और किस नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑलरेडी मैंने बताया है क्लासेस में, बट आई वॉन्ट फ्रॉम यू गाइज दैट यू रिस्पॉन्ड हेयर। उसके बाद में आता है फोर्थ फंक्शन, क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ लिपिड। जब लिपिड का मॉडिफिकेशन करेगा तो उसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज़ होता है। ये पॉइंट्स जो हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये भी सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको नोट करते चलिए साथ में अगर आपको नहीं पता है तो लिपिड का मॉडिफिकेशन ग्लाइकोसाइडेशन कहलाता है, ठीक है। यानी कि लिपिड का जब लिपिड कार्ब के साथ में मिलेगा तो क्या बनाएगा, ग्लाइकोलिपिड। इसमें भी ऐसा होता है कि ग्लाइको प्लस लिपिड है ना, तो लिपिड का कंटेंट जो है वो ज़्यादा होगा, जो बाद में आता है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है। जैसे मान लो 20-80 का रेशियो हो गया, या 70-30 का, मतलब 30-70 का हो गया, तो ये मान के चलो कि लिपिड कंटेंट जो है वो ज़्यादा है और कार्ब का कम है। तो लिपिड का मॉडिफिकेशन ग्लाइकोसाइडेशन कहलाएगा। और अगर प्रोटीन्स की बात करते हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स होगा तो वो ग्लाइकोसाइलेशन कहलाएगा, ओके।
यहाँ पे देखो क्या है, प्रोटीन कार्ब के साथ जब मिलेगा तो ग्लाइको प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे भी प्रोटीन ज़्यादा है और ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज ही तो होता है, तो ये ग्लूकोज हो जाएगा, यानी कि ग्लाइको लिपिड और ग्लाइको प्रोटीन बन रहा है। तो ये दोनों टर्म्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो बस इन शॉर्ट यही कुछ मतलब इसके फंक्शंस थे, बहुत बाकी डिटेल में तो बहुत कुछ दिया हुआ है और मुझे पता है कि आप सबने पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट, जो मतलब हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है। हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स देख लिया, अब लाइसोसोम की तरफ चलते हैं। देखो लाइसोसोम्स की जब बात करते हैं तो लाइसोसोम्स क्या हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं, अभी देख ही लिया, बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं, रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, और इनका पीएच कितना होता है, पीएच मैंने इससे पहले भी क्लासेस में बताया हुआ है आप सबको, जिनको नहीं पता है वो फिर से एक बार नोट कर लो कि 4.5 से लेकर के 5.0 तक इसका जो है वो पीएच वेरी करता है। किसने खोजा था क्या है वो सारी चीज़ें मुझे पता है, आप सब लोगों को अच्छे से मालूम है। ठीक है, क्या करते हैं, कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स फॉर डाइजेशन। ठीक है, सब कुछ डाइजेस्ट कर सकते हैं, लिपिड, कार्ब, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब बाकी देखो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो 50 टाइप्स ऑफ एसिड हाइड्रोलेजेस होते हैं इनके पास, एक दो नहीं 50 तरीके के। अगर लिपिड को डाइजेस्ट करना है तो एंजाइम लाइपेजेस होगा, कार्ब को करना है या ग्लूकोज को तो कार्बोहाइड्रेजेस, न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीएजेस प्रोटीन के लिए, बाकी लाइसोसोम्स हैं जो और सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको, और काम किस पे करता है, एसिडिक पीएच पे काम करता है। बाकी इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है, आई थिंक पता होगा सबको, कि ये कैसे हैं, पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। ठीक है, पॉलीमॉर्फिक इसलिए मतलब कि इसके एक से ज़्यादा रूप होते हैं, ऑलरेडी हम बता ही चुके हैं कि यहाँ पर 4 तरीके के वो होते हैं। ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम जो कि इनएक्टिव होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, ये फंक्शन में इनएक्टिव रहता है। फिर सेकेंडरी लाइसोसोम ये जिसको डाइजेस्टिव वैक्यूल या हेटेरोफैगोसोम भी कहते हैं, ये कैसा हो जाता है, ये एक्टिव हो जाता है। क्यों एक्टिव होता है अभी देखिएगा। फिर थर्ड वाला आता है जो कि रेजिडुअल बॉडी कहलाता है। फोर्थ है ऑटोफैगोसोम, और यानी कि ये क्या करता है, इसी को ऑटोफैगोसोम या फिर ये ऑटोफैजिक होता है, इसको ऑटोफैजिक भी बोलते हैं। और इसका काम क्या करता है, मतलब इसी को हम लोग एटम बॉम्ब ऑफ द सेल भी बोलते हैं, एटम बॉम्ब ऑफ सेल बोलते हैं। और ये क्या है, डिस्पोजल ऑफ सेल या सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहलाता है, इसीलिए ये क्या करते हैं, एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब यहाँ पर देखो एक बार एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मतलब जो है वहाँ पे वो चीज़ें एक बार हम थोड़ा सा इन शॉर्ट, बहुत डिटेल में नहीं जा रही मैं, बिकॉज आई नो कि यू गाइज नो, अगर और डिटेल चाहिए होगा तो फिर बताइएगा मुझे। अब देखो यहाँ पे सिंपली क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से ये ईआर लगा होता है, ईआर से जो ये फॉर्मिंग वेसिकल्स निकले, ये किसके साथ जाकर के गोल्जी बॉडी के साथ में फ्यूज़ कर जाते हैं और वहाँ से फिर मैच्योर लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है या मैच्योर वेसिकल का, और वही क्या होता है हमारा प्राइमरी लाइसोसोम कहलाता है। न्यूली फॉर्म्ड इनएक्टिव एंजाइम्स, ये कैसा है, न्यूली है और इनएक्टिव है, ऑलरेडी हम ऊपर देख चुके थे ना प्राइमरी लाइसोसोम कैसा है हो रहा है हमारा, इनएक्टिव हो रहा है, तो ये इनएक्टिव है यहाँ पे। अब उसके बाद में क्या होता है, नेक्स्ट ये यहाँ से निकला, अब ये जो है हमारी, ये क्या है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, एक सपोज करो सेल है, सेल का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब इसमें बाहर से मतलब कुछ भी आता है, अगर कोई लिक्विड पार्टिकल आता है, जैसे पानी मैंने वाटर के कलर से बनाने की कोशिश की है, थोड़ा सा लाइक वाइक कर दिया करो यार, अप्रिशिएट किया करो, टाइम लगता है ये सब काम करने में। तो पानी अगर आएगा तो वो पिनोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू आता है। ठीक है, और जो बनाएगा स्ट्रक्चर वो क्या बनाएगा, पिनोसोम बनाएगा, ये देखो इस तरीके से। और अगर फूड पार्टिकल आता है तो फूड पार्टिकल की एंट्री को क्या बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस, मतलब सेल के अंदर उस चीज़ को ले लेना। ठीक है, फैगो मतलब फूड पार्टिकल, साइटो मतलब सेल, और सिस मतलब उसमें इन करना, और पिनो मतलब लिक्विड पार्ट हो गया, साइटोसेल, और सिस मतलब इन करना, मेम्ब्रेन से इन हो गया। और जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये फैगोसोम होगा, वाटर होगा तो पिनोसोम, और लिक्विड सब मतलब सॉलिड है तो फैगोसोम। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, प्राइमरी लाइसोसोम के साथ जब ये फ्यूज़ कर जा रहे हैं तो ये किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, दे फॉर्म सेकेंडरी लाइसोसोम। इन्होंने क्या बना लिया, सेकेंडरी लाइसोसोम बना लिया, यानी कि प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फूड वैक्यूल या फूड पार्टिकल जब आकर के जुड़ गया तो वो क्या बन गया,
सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया। और सेकेंडरी लाइसोसोम कैसा होता है, उसमें एक्टिव एंजाइम्स पड़े होते हैं। अब वो क्या करते हैं, उसको मार खा के तोड़ मरोड़ के एकदम से क्या बना देते हैं, एकदम रेजिडुअल बॉडी बना देते हैं, यानी कि सेकेंडरी लाइसोसोम प्लस अनडाइजेस्टेड फूड। अब इसकी ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है, अब इसको क्या करना है, बाहर निकाल देना है। तो ये इसको एक्सोसाइटोसिस कर देते हैं, यानी कि सेल से बाहर पकड़ के फेंक देते हैं। ठीक है, ये चीज़ होती है। यहाँ पे ये जो प्रोसेस होता है ना, इसको पिंचिंग ऑफ या ऐसे करके भी कुछ बोलते हैं। बाकी ठीक है, देखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आगे बताएंगे। तो ये हो गया हमारा लाइसोसोम का। तो मेन जो कॉन्सेप्ट था ना एंडोमेम्ब्रेन वाला, जो एंडोमेम्ब्रेन वाला जो मेन कॉन्सेप्ट था वो यही था। बाकी बताना मेरे उसी डायग्राम में चाह रही थी, लेकिन वहाँ पे स्पेस कम पड़ गई थी मेरे पास, तो बस इस तरीके से रफली मैंने बना दिया है। ठीक है, बस यही चीज़ है ना, इतना सा यही पोर्शन जो था, यही वाला पोर्शन अलग से इसको मुझे वहाँ पे ऐड ऑन करना था, बाकी कुछ नहीं था। और अब बचता कि हमारे पास चौथा सेल ऑर्गेनल वैक्यूल, उसको भी देख लेते हैं। ये है हमारा फोर्थ सेल ऑर्गेनल जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इन्वॉल्व है, यानी कि वैक्यूल्स और सैप वैक्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। अब ये कैसे होते हैं, ये भी स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं, बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। और इनके मेम्ब्रेन का नाम ही क्या है, टोनोप्लास्ट। ठीक है, सबको पता है। ये देखो, एक मैंने प्लांट सेल का मतलब डायग्राम लिया है, प्लांट सेल का इसलिए क्योंकि इसमें ये बहुत ज़्यादा वेल मैच्योर होता है। और ये क्या है, पड़ा हुआ है वैक्यूल, और ये इतना ज़्यादा वो होता है कि ऑलमोस्ट यहाँ मान के चलो ये 90% स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर लेता है। न्यूक्लियस को बोलते हैं चल साइड हट, मैं सारे काम कर रहा हूँ। ठीक है मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन ये इतना ज़्यादा बड़ा होता है। और इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, सेल सैप की अगर बात की जाए तो वाटर होता है, सेल सैप होता है, और साथ ही साथ वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह भी पड़े होते हैं। अब टोनोप्लास्ट है जो ये मेम्ब्रेन है, ये देखो मैंने यहाँ से जाके बताया है कि ये टोनोप्लास्ट है। ये इसका नेचर कैसा होता है, तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा, ये सब चीज़ें भाई बी स्पेसिफिक। ठीक है, अलाउ मटेरियल टू पास बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो भी मटेरियल मतलब इन या आउट होगा उसको क्या करेगा, ये अलाउ करेगा, वो भी किस मेथड से, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एटीपी खर्च होगी यहाँ पे ठीक ठाक। और इन प्लांट्स 90% ऑफ वैक्यूल इज स्पेस वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय वैक्यूल, ये हो गया। बाकी टाइप्स की बात करते हैं तो 3 टाइप्स के होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, फूड वैक्यूल होता है, और गैस वैक्यूल्स होते हैं। जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं आपने देखा होगा अमीबा पैरामीशियम वगैरह में होते हैं। तो मेनली इनका काम एक्सक्रीशन या ऑस्मो रेगुलेशन का होता है। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब ऑस्मेटिक बैलेंस को रेगुलेट करना, कंट्रोल्स ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ द सेल। फूड वैक्यूल्स की बात की जाए तो प्रोटिस्ट वगैरह जो हैं उन सब में फूड वैक्यूल की फॉर्म में होता है। और बाकी गैस वैक्यूल जो हैं इनको स्यूडो वैक्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये स्पेशली बैक्टीरिया में ही देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, बी स्पेसिफिक, ये कहाँ पे, गैस वैक्यूल्स बैक्टीरिया में। और वो भी कैसे होते हैं, ये मेम्ब्रेनलेस पड़े होते हैं, मतलब कुछ वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होता है। और उसमें भी बीजीए, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं। और करते क्या हैं ये, भाई गैस नाम है तो ऐसा नहीं है कि उसमें गैस भर दिया, ये मतलब उस तरीके से गैस प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ नहीं। इनका फंक्शन ही एक्चुअली ये होता है, ये प्रोवाइड बायंसी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो क्या करें, इजीली फ्लोट कर सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं इसके बारे में। तो फाइनली ये मैंने आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम थोड़ा सा बहुत डिटेल में नहीं ले गई हूँ, बट हाँ मैंने चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, जिनको नहीं क्लियर हुआ है या किसी तरीके का डाउट है सो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ये मतलब कुछ सारी चीज़ें डिटेल में थी, बाकी ठीक है थोड़ा सा ज़्यादा कलरफुल हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, समझाना ज़रूरी था। चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या है वहाँ पे। तो ये देखो क्वेश्चन था, ये सिस फेज है ना, सिस फेज ये एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से बना होना चाहिए। ठीक है, ताकि इधर से जो भी मतलब आ रहे हैं वो आराम से इससे फ्यूज़ हो सकें और ये चीज़ें कंटिन्यू हो। तो ये थोड़ा सा मुझे ऑड लगा था, इसलिए मतलब मैंने समझा दिया। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है 233। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट्स मेंशन है यहाँ पे। देखो क्या कर रहे हैं, राइबोसोम्स एंड न्यूक्लियोलस आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। हाँ बिल्कुल सही बात है, ए मेम्ब्रेनस होते हैं। टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। हाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये बात भी एक तरीके से सही है। पैरोक्सिसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स एंड प्ले रोल इन द सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, ये भी सही है।
लिपिड आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स बाय ग्लाइकोजिसोम्स। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे सारे ऑप्शन जो है वो करेक्ट हैं। बाकी थोड़ा सा डिटेल्स में अगर आपको नीड है तो आप इसको पॉज करके रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, द ऑर्गेनेल्स विच अगर एक्सटर्नल टू सेल मेम्ब्रेन बट इंटरनल टू सेल वॉल, मतलब सेल ऑर्गेनल के बाहर हैं लेकिन सेल वॉल के अंदर पड़े हुए हैं, तो वो क्या होते हैं? लोमाजोम्स होते हैं। ठीक है, लोमाजोम्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहा है यहाँ पे, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो और नोट करो इसको अभी अपनी कॉपी में। देखो क्या कह रहा है कि लोमाजोम्स आर द वेसिकुलर एंड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर यूजुअली प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड plasma lemma of plant cells. Their definite function is not known but probably they help in cell wall elaborations. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 35। 235 कह रहा है द टर्म प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म किसने दिया था? ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, पुरकिंजी सर ने दिया था। और द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज कॉइन्ड बाय पुरकिंजी। F. डुजार्डिन गेव द टर्म सारकोड फॉर प्रोटोप्लाज्म, मतलब डुजार्डिन ने सारकोड दिया था और इन्होंने प्रोटोप्लाज्म कॉइन किया था। नेक्स्ट है 236, अ मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। अभी हम देख करके आ रहे हैं कहाँ पे? SER में। अब देखो ये सब डायग्राम्स आएंगे ना तो आप मतलब एकदम वैसे नहीं होगे, परेशान नहीं हो जाओगे अरे ये क्या आ गया। अब ये देखो यहाँ पे कितना बढ़िया बनाया हुआ है। हाँ, जो डायग्राम अच्छे हैं मैं उसकी डेफिनेटली तारीफ करूँगी। ये देखो हमारा न्यूक्लियस है, डबल मेम्ब्रेनस है। अब इसमें देखो ये जो पोर पड़े हुए हैं, न्यूक्लियर पोर है ना, यहाँ से ही क्या है, ये आउटर मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन हो जाता है। अब आउटर मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन हुआ और ये क्या है? ER है। ER पे भी देखो ये जो छोटे छोटे लगे हैं, दिखाई दे रहा होगा आप सभी को, ये क्या है? हमारे राइबोसोम्स हैं। ये सिस्टर्नी हो गए, ये इस तरीके से ये सिस्टर्नी लगे हुए हैं। ये बहुत अच्छा डायग्राम है। और ये इस साइड वाले ये देखो ये स्मूथ हैं। ठीक है, यहाँ पे ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहाँ पे मतलब राइबोसोम अटैच नहीं है, तो ये क्या हो गया? ये SER वाला हो गया और ये वाला पोर्शन कैसा है? RER वाला हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी डिटेल यहाँ पे देख लेना, अगर कुछ इंपॉर्टेंट मिलता है तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं ही सब कुछ यहाँ पे बताऊँगी आपको। नेक्स्ट है 237, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सिमिलर बिकॉज, क्यों सिमिलर हैं? बोथ हैव सिंगल मेम्ब्रेन इन्वेलप, नहीं, बोथ हैव DNA, और दोनों कैसे हैं? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स हैं। नेक्स्ट है 238, अ फंक्शन ऑफ लाइजोसोम, लाइजोसोम का फंक्शन क्या है? हाइड्रोलिसिस या तोड़ना। ठीक है, ये मेन फंक्शन है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को बियर करता है। 239 है DNA रिमेन्स एब्सेंट इन, तो DNA कहाँ पे एब्सेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट में होगा, न्यूक्लियस में होगा, क्रोमोसोम में तो होगा ही। हमारा आंसर क्या निकल के आता है? पेरोक्सीसोम्स। क्वेश्चंस सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सो बी स्पेसिफिक। ठीक है बच्चे, इसको लाइटली नहीं लेना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 240, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपिडर्मल सेल कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट। एपिडर्मल सेल्स का मॉडिफिकेशन क्या है? मैंने बताया था आप सभी को कि गार्ड सेल्स जो हैं वो हमारे किसके हैं? एपिडर्मल सेल्स की मॉडिफिकेशन है। और अब गार्ड सेल्स में ही क्या होते हैं? हमारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली बच्चे क्वेश्चन ज़्यादा है ना तो थोड़ा सा मतलब हम तेज़ चलेंगे। ठीक है, मतलब आपको अगर थोड़ा सा लगता है कि ये स्पीड ज़्यादा है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके देख लेना वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है 241, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स डज नॉट कंटेन RNA। RNA देखो यहाँ पर किस में नहीं होगा? प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा क्या है? सेल की जो मेम्ब्रेन है उसी को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा लेमा। नोन एज द सेल मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज इन एंड आउट ऑफ द सेल। इट्स प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन और डज नॉट कंटेन RNA। ठीक है, RNA जैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। बाकी राइबोसोम के पास भी होगा, क्रोमोसोम्स के पास है ही है, न्यूक्लियोलस में तो RNA का ही mRNA का मॉडिफिकेशन होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 242, यहाँ पर देखो क्या है, सॉरी, इन एडिशन टू एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, अगर क्लोरोफिल एब्सेंस है, व्हाट इज द अदर डिफरेंस बिटवीन फंजाई एंड हायर प्लांट्स। तो फंजाई और हायर प्लांट के बीच में मतलब क्या डिफरेंस निकल के आता है? तो ऑप्शंस क्या हैं? टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एंड कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। ठीक है, यही डिफरेंस हो जाएगा। बाकी सेल टाइप, न्यूक्लियस और ये सारी चीज़ें तो उतना नहीं वो हैं।
फंजाई के पास भी क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, देयरफॉर हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, और यही चीज़ जो है वो डिफरेंस है। बाकी हायर प्लांट्स में भी क्या, हायर प्लांट्स के पास तो क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस वगैरह होता है, इनकी सेल वॉल काइटिनस होती है, उनकी सेलुलोजिक होती है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी बस। लाइजोसोम्स आर नॉट फाउंड इन, लाइजोसोम्स जो है वो कहाँ पे नहीं देखने को मिलते हैं, तो हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ पे नहीं मिलेगा, मैमेलियन आरबीसी में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जब मेच्योरिटी आ जाती है, मैमेलियन एथ्रोसाइट का मतलब क्या है, ये किसकी बात हो रही है, आरबीसी की बात हो रही है ना। तो जब मेच्योर आरबीसी हो जाता है तो उसमें न्यूक्लियस क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तो जब न्यूक्लियस ही नहीं रहेगा तो न्यूक्लियस क्या ही तो एक्सटेंशन है। अभी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आप पढ़ के हटे हो, तो जब वो रहेगा ही नहीं तो लाइसोसोम का फॉर्मेशन होगा नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 244, मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, मेम्ब्रेन जो है वो कहाँ पे एब्सेंट है, तो न्यूक्लियोलस ही है जो ए मेम्ब्रेनस होता है। नेक्स्ट है 245, विच वन ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट इज इन द प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म में 2 से 3% जो है वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट प्रेजेंट होता है। इसको एज इट इज़ पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है 246, एन एंटीवायरल सब्सटेंस नोन टू प्रिवेंट द सिंथेसिस ऑफ न्यू वायरस इन द सेल इज नोन एज, तो एंटीवायरल जो है वो क्या हो सकता है, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंटीवायरल बोल रहा है, तो एंटीवायरल सब्सटेंस की जब भी बात की जाएगी तो वहाँ पे क्या आ जाता है, इंटरफेरॉन्स आ जाते हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 247, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन ही गायब है यहाँ पे, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियोलस, नॉन ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल बाउंडेड बाय सिंगल यूनिट, लाइसोसोम, स्फेरोसोम। बाकी तो ये कैसे हैं, चलो इसको छोड़ दो, जाने दो, क्या पूछना चाह रहा था, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल, जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं है, तो आंसर क्या है हमारा, सॉरी, राइबोसोम। नेक्स्ट है 249, छोटे छोटे क्वेश्चन है, देखते हैं। सेल ऑर्गेनल आर प्रेजेंट इन, तो सेल ऑर्गेनल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो सबको पता है, दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। मोस्ट ऑफ द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कैसे इस पे काम करते हैं, एसिडिक पीएच, ऑलरेडी पीएच अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। टोनोप्लास्ट किसकी मेम्ब्रेन है, सबको पता चल गया, वैक्यूल की है। 252 क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द ट्यूमर सेपरेशन जीन फ्रॉम द फॉलोइंग, तो जो ट्यूमर सेपरेशन है वो क्या है, P53 है। इसके साथ में कुछ और भी हैं, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ 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 मेंशन करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जो स्टूडेंट्स आलस करते हैं ना कि हाँ हमें कमेंट नहीं करना है, वो कम से कम ये तो देख लो कि हाँ वीडियो में क्वेश्चन पूछा क्या गया था। इतना बिजी हो कि कमेंट करने का टाइम नहीं मिलता है ना। ठीक है, जिन बच्चों को पता है ट्यूमर सेपरेशन जीन्स और क्या क्या हैं वो मुझे आंसर में ज़रूर बताइएगा। एक बार डिटेल्स देखते हैं। P53 जीन्स, अ जीन दैट मेक्स अ DNA सीक्वेंस रिजेंबल्स अ जीन बट हैज़ बीन म्यूटेटेड इनटू एन इनएक्टिव फॉर्म ओवर द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। Pseudogenes share an evolutionary history with the functional gene, can provide insight into their shared ancestry। चलो छोड़ो, बस इतना याद रखो, ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या है, P53 है, और इसके अलावा भी हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है, इफ़ यू नीड यू कैन पॉज एंड वॉच इट। नेक्स्ट है ये 253, इंटरफेरॉन्स क्या है, तो ये एंटीवायरल प्रोटीन्स हो जाते हैं। 54 है द प्रोटीन प्रोडक्ट्स ऑफ ट्यूमर सेपरेसर जीन, जो ट्यूमर सेपरेसर जीन है उसका प्रोटीन प्रोडक्ट क्या होता है, बी प्रेजेंट इन नॉन कैंसरस सेल्स। नेक्स्ट है 255, इन्वेलप्ड वायरस एंटर्स इनटू होस्ट सेल बाय, तो कैसे करेगा, इंजेक्शन ऑन न्यूक्लिक एसिड इनसाइड द होस्ट। बैक्टीरियोफेज वगैरह क्या करते हैं, इसी तरीके से तो काम करते हैं, खुद बाहर रह जाते हैं और अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर पहुंचा देते हैं। 56 है, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, अब तो समझ में आ ही गया होगा, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड्स। ये सबसे बेस्ट है, क्यों, क्योंकि देखो प्रोटीन तो बन गया कहाँ पे, मतलब प्रोटीन तो mRNA बना तो वहाँ पे मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, प्रोटीन बन गया। लेकिन प्रोटीन को कहाँ तक पहुँचाना है, कैसे भेजना है, वो सारा काम कौन कर रहा है, तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, इसीलिए कहलाता है कि मतलब प्रोटीन वगैरह बनने के बाद में ट्रांसलेशन क्या होता है, मतलब आरएनए से प्रोटीन के बनने के प्रोसेस को ही तो हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो ट्रांसलेशन होने के बाद वाला जो प्रोसेस है वो उसमें क्या होता है, तो मॉडिफिकेशन होता है प्रोटीन्स का, और साथ ही साथ ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड्स होता है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है।
2013 का सवाल है ये, अच्छा सवाल था। बाकी डिटेल्स यहाँ पे देखिएगा। नेक्स्ट है 257, इन प्रोकैरियोटिक सेल में इंटर कंपार्टमेंट्स एब्सेंट होते हैं, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, राइबोसोम 70s होता है, तो ये सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट है 258 क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा बड़ा है लेकिन फिर भी ध्यान से एक बार देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। करेगी हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू मेज प्लांट। मेज प्लांट यानी कि क्या है, मोनोकॉट की बात की जा रही है। अब मोनोकॉट में मतलब देखना है सारी चीज़ें कैसी होंगी। तो सबसे पहली बात तो एग सेल क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कितना होगा भाई, एंजियोस्पर्म है तो 30N होगा, तो सबसे मैक्सिमम 30 क्या है, ये है। तो उस हिसाब से अगर आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर भी टेक आउट कर सकते हो, ठीक है, 30 आ गया। अब लिपिड एंड एपिडर्मल सेल्स कितना क्या है, 2N है यानी कि 20 हो गया। एंटीपोडल कैसा होगा, हैप्लॉइड ही है ना, तो ये तो 10 हो जाएगा, मतलब कि N है, 10 हो गया। जनरेटिव सेल भी डेफिनेटली N होगा, और N है तो ये भी 10 हो गया। एग सेल भी N होगा, ये भी 10 आ जाएगा। मेगास्पोर भी N होगा, तो ये अगेन 10। माइक्रोस्पोर मदर सेल ये भी 2N है यानी कि 20 आ जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 259, यहाँ पे देखो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, फटाफट मैच करते हैं। गोल्जी अपरेटस का क्या काम है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमेटोफोर, साइटोस्केलेटन। सबसे पहले गोल्जी अपरेटस का काम क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, ग्लाइकोसाइलेशन या पोस्ट ट्रांसलेशन, तो ये हो जाएगा थर्ड वाला। उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, ये हो जाएगा। क्रोमेटोफोर्स जो है वो पिगमेंट्स होते हैं। साइटोस्केलेटन कैसा है, ये तरीके का प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। 3145 है आंसर। 3145 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 260, गोल्जी अपरेटस एब्सेंट होता है, कहाँ पे एब्सेंट होगा, तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी में एब्सेंट होगा। क्यों, क्योंकि ये कैसा है, प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक में जो मतलब सेल ऑर्गेनल्स हैं वो क्या है, ऑलरेडी एब्सेंट हैं। और कहाँ कहाँ पे नहीं होगा, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह में एक्सक्लूसिवली ये सारी चीज़ें क्या हैं, एब्सेंट हैं। नेक्स्ट है 61, द प्लास्टिड विच स्टोर ऑयल, सबको पता है इलायोप्लास्ट, फैट और ये सारे काम वही लोग कर रहे हैं। 62 है द कैंसर ऑफ एपिथेलियल सेल्स इज कॉल्ड, तो एपिथेलियल सेल का जो कैंसर है उसको क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा बोलते हैं। बाकी कैंसर वगैरह थोड़ा डिटेल में जब देखेंगे हम लोग तो और अच्छे से समझेंगे। बाकी यहाँ पे अगर इन शॉर्ट एक बार देख लेते हैं, ल्यूकीमिया लिक्विड कैंसर या ब्लड कैंसर या बोन मैरो, और ये भी कैसे, वाइट ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा नंबर में बढ़ने लगते हैं। सार्कोमा कैसा है, कैंसर दैट ओरिजिनेट इन सपोर्टिंग एंड कनेक्टिव टिश्यूज एज बोन, टेंडन और मसल्स में। एम्फाइसीमा लंग कैंसर है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है। इसके लिए एम्फाइसीमा का पढ़ा होगा, अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन करके एक वो था, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, बायोटेक वाले चैप्टर में है। लाइपोमा क्या है, अ लंप अंडर द स्किन, मतलब गांठ वगैरह जो पड़ जाती है ना स्किन के नीचे, तो वो उस तरीके का भी ये क्या है, लाइपोमा होता है, ये लिपोमा पढ़ोगे आप। नेक्स्ट है 263, यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूड एक्सपोजर ऑफ विनाइल क्लोराइड में कॉज कैंसर, तो विनाइल क्लोराइड से किसका कैंसर होता है, लीवर का होता है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। एक्सपोजर ऑफ विनाइल क्लोराइड में इंक्रीज अ पर्सनस रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर, ह्यूमन एंड एनिमल स्टडीज़ ये सब देख लेना, ठीक है। विनाइल क्लोराइड कैन इफेक्ट अ पर्सन लीवर, किडनी, लंग, स्प्लीन, नर्वस सिस्टम एंड ब्लड, लेकिन मेन जो है वो लीवर के लिए है। नेक्स्ट है 264, क्या कह रहा है कि द स्ट्रक्चर्स दैट आर फॉर्म्ड बाय स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स इन क्लोरोप्लास्ट में जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है वो क्या है, ग्रेना। बाकी मैंने बहुत डिटेल में फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़ाया है, मैंने स्टार्टिंग ही यूट्यूब की अपने कैरियर की इसी चैप्टर से की थी, तो डेफिनेटली यू गाइज गो एंड वॉच द वीडियोस, बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में मैंने चीज़ों को वहाँ पे समझाया है, इसलिए मैं दोबारा यहाँ पे आपको नहीं बता रही हूँ। बाकी क्लोरोप्लास्ट भी कैसा है, ये डबल मेम्ब्रेनस होता है, दिस वन इज़ आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये जो स्टैक्स लगे होते हैं यही ग्रेना कहलाते हैं, और एक ग्रेना को, एक स्टैक ऑफ ग्रेनम को दूसरे से जोड़ने वाला जो होता है ये स्ट्रोमल लैमेली होता है। ये थैलेकॉइड गलत दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है, सो डोंट गो फॉर इट, जाओ और मेरे चैनल पर जो वीडियो है उसको ध्यान से देख के आओ।
नेक्स्ट है 265, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली मैंने किसी मतलब ऐसे टीचिंग एग्ज़ाम में ही देखा था इसको। तो सबसे लार्जेस्ट क्या होगा और फिर सबसे स्मॉलेस्ट मेरे समझ से जीन है, लेकिन जीन भी किससे मिल करके बना है भाई? न्यूक्लियोटाइड से मिल के बना है। तो न्यूक्लियोटाइड देखो सबसे कहाँ पे है, इन तीनों ऑप्शंस में आ रहा है। देन उसके बाद जीन, फिर क्रोमोजोम और जीनोम। तो ऑप्शन डी जो है वो सबसे बेस्ट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। बाकी डिटेल में और यहाँ पे देख लो, जैसे जीनोम हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम हो गया, फिर क्रोमोजोम हो गया, कंडेंस्ड क्रोमैटिन। जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए, यूनिट ऑफ मतलब यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस हो गया। देन न्यूक्लियोटाइड मेड अप ऑफ पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेसेस और फॉस्फेट। और अगर फॉस्फेट हटा दिया तो कितना क्या बच रहा है? सिर्फ न्यूक्लियोसाइड बच रहा है। जीनोम इज एन ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए इंक्लूडिंग ऑल ऑफ इट्स जीन्स। ईच जीनोम कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन नीडेड टू बिल्ड एंड मेंटेन दैट ऑर्गेनिज्म। तो यही सारे ऑप्शंस हैं। जीन इज़ द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जैसे सेल इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, उसी तरीके से अगर हेरिडिटी की बात की जाए तो ये लाइन बहुत अच्छी है कि जीन क्या है? ये बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। बाकी क्रोमोसोम, थ्रेड लाइक है, ये सारी चीज़ें तो मुझे पता है, आप सबको पता है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। मतलब कुल मिला के कहना ये चाहते हैं कि ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको पॉज करके पढ़िएगा आप सभी। नेक्स्ट है 266, यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं। सेलुलर ऑर्गेनल्स विद मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन किसके किसके पास है वो देखना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास है, राइबोसोम नहीं है। लाइसोसोम, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 267, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इन द फिगर करेक्टली मैचेस इट्स फंक्शन। मतलब वही दिया हुआ है थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोटीन सिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स नहीं, पहला ऑप्शन ही है। बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन अच्छा है। क्लोरेनकाइमा फाउंड इन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि क्या है ये, ग्रीन कलर को पैरेनकाइमा का ही ये मॉडिफिकेशन है। मैंने एनाटॉमी स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था, उस लेक्चर में है ये चीज़, देखिएगा। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देखना। एक ही लेक्चर मैंने अपलोड किया था मतलब उसका प्लांट एनाटॉमी का, जाके देखना, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई हैं। तो क्लोरेनकाइमा सबसे पहली बात तो पैरेनकाइमा का मॉडिफिकेशन है। और क्लोरेनकाइमा जैसे कि नाम से पता चल रहा है वहाँ पे क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा। तो क्लोरोप्लास्ट देखो कहाँ पे देखने, साइटोप्लाज्म ऑफ क्लोरेला में तो होगा नहीं। माइसीलियम ऑफ ग्रीन मोल्ड, एस्परजिलस फंजाई है, तो कोई मतलब नहीं है। ग्रीन मोल्ड, ब्लू मोल्ड, पिंक मोल्ड, ये सारे नाम तो आपने फंजाई नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल पे ही पढ़ा हुआ है, वो भी जाके देख लो वहाँ पे। पोलन ट्यूब ऑफ फाइनस नहीं होगा। स्पोर कैप्सूल ऑफ मॉस, जो मॉस का कैप्सूल होता है वहाँ पर ये क्या पाया जाता है? स्पेशल फीचर है। और ये क्वेश्चन भी कैसा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरी नज़र में। बाकी आप लोग क्या इंपॉर्टेंट मानते हो आई डोंट नो, देखिएगा इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है 269, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स कंटेन डीएनए। डीएनए किसके पास? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, दोनों के पास ही है, पहला ऑप्शन। 270 क्या कह रहा है? एम्स का क्वेश्चन है, डेफिनेटली अच्छा क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि इफ़ ए बायोकेमिकल एनालिसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ टू बी डन, द बेस्ट प्रोसीजर क्या हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया का? तो याद है सेंट्रीफ्यूगेशन के उसमें जब हम लोगों ने पढ़ा था तो ये कैसा वाला था, मतलब अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ इसका यही ऑप्शन होना चाहिए मेरे समझ से। सब्जेक्ट द सेल टू सेल फ्रैक्शनेशन, सेंट्रीफ्यूज एंड ऑब्टेन माइटोकॉन्ड्रिया। बाकी देखते हैं क्या है। यस, डेफिनेटली द आंसर इज डी। एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ मैंने आप लोगों को ही बताया था वो, ठीक है, वहाँ पे देखना इसको। सेल फ्रैक्शनेशन, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, ऑब्टेन माइटोकॉन्ड्रिया, और ये मल्टीपल स्टेप्स में होता है। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। स्पिनिंग डिवाइस, सेंट्रीफ्यूज विद सेपरेट ऑर्गेनल्स बाय देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। सेंट्रीफ्यूगेशन 5000 ग्राम विल सेडिमेंट द माइटोकॉन्ड्रिया। बाकी यहाँ पे ये प्रोसेस वगैरह भी दिया हुआ है, तो इस तरीके से आप देखिएगा इसको थोड़ा सा डिटेल में। नेक्स्ट 271, डीएनए इज प्रेजेंट इन। डीएनए कहाँ पे है? तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में है।
नेक्स्ट है 272, द प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल, तो लार्ज वैक्यूल होता है। दिस टाइप ऑफ वैक्यूल्स कंटेन हाइड्रोलाइजेस, तो सैप वाले जो होंगे वहीं पे हाइड्रोलाइजेस होंगे मेरे हिसाब से। सो क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, दिस टाइप ऑफ वैक्यूल्स कंटेन हाइड्रोलाइसिस, मतलब किस टाइप के वैक्यूल में हाइड्रोलाइसिस होते हैं। तो सैप वैक्यूल हो गया, कॉन्ट्रैक्टाइल, फूड या एयर। एयर तो है नहीं, यही तीन पढ़े थे, तो मेरे हिसाब से आंसर फूड होना चाहिए। बाकी देखते हैं, क्योंकि फूड पार्टिकल्स को ही क्या करना है, तोड़ना है, और फिर उसके बाद में जो यूज़फुल है उसको यूज़ करके बाकी एक्सक्रीट आउट करते हैं। यस डेफिनेटली हमारा आंसर क्या है, फूड वैक्यूल्स कंटेन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स एज दे आर फाउंड बाय फ्यूजन ऑफ लाइसोसोम्स। फूड इज डाइजेस्टेड बाय हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम आता है, उसको मतलब क्या कर रहा था, प्राइमरी लाइसोसोम पकड़ ले रहा था और फिर उसके बाद में इनगल्फ कर रहा था, और फिर ये होगा। बाकी कॉन्ट्रैक्टाइल वाला ऑस्मो रेगुलेशन में था, एयर वाला मतलब कि बायोंसी प्रोवाइड कर रहा था, हाँ सॉरी, एयर वाला जो था वो बैक्टीरिया में था, और सैप वाला जो है स्टोर एंड कंसनट्रेट मिनरल सॉल्ट्स एंड न्यूट्रिएंट्स। तो अब पता चला कि हाँ थोड़ा सा अगर मैंने उस चीज़ को, उस पॉइंट को अगर मैंने कंसीडर किया था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को, तो डेफिनेटली उससे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इजी हो गई हैं, और आपको अब क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने में काफ़ी आसानी हो रही है। नेक्स्ट है 274, द नॉन मेम्ब्रेनस, तो नॉन मेम्ब्रेनस सेंट्रियोल भी है, न्यूक्लियोलस भी है, राइबोसोम भी है, सारे हो जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है 275, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इन ग्रुप 1 विद द स्ट्रक्चर ग्रुप 2। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया का पता ही है सबको कि उसमें क्या होता है, क्रिस्टी, ए का 2 हो जाएगा, ठीक है, ए का 2। गोल्जी में क्या है, सिस्टर्नी है, क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकॉइड है, सेंट्रोजोम में रेडियल स्पोक्स। तो 2 1 3 4 पहला ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट है 276 क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखो, इन विच सेल ऑर्गेनल द जीनोम सिस्टम इज ऑटोनोमस। जीनोम सिस्टम मतलब जेनेटिक सिस्टम, तो इन्हीं दोनों में है ही है। पीएच ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का पीएच क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, इसको नोट कर लो। ये राजस्थान पीएमटी में आया था क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आंसर है इसका 6.8, पीएच ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जहाँ आपने सेल वगैरह का डायग्राम बनाया है वहीं पे इसको ले जाके लिख लो आराम से, ठीक है, बहुत अच्छा है ये। यस, प्रोटोप्लाज्म क्या है, क्लियर, ट्रांसलूसेंट, ऑर्डरलेस, कलरलेस, क्रिस्टेलोकोलाइड टाइप ऑफ सॉल्यूशन साइज, कोलाइड पार्टिकल्स का ये है। प्रोटोप्लाज्म इज द मिक्सचर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, क्या क्या मतलब चीज़ें हो सकती हैं वहाँ पे, शुगर, सॉल्ट, एसिड, बेस, प्रोटीन, लिपिड। और पीएच जो है वो मतलब नियर अबाउट 7 यानी कि 6.8 के हिसाब से होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है वैक्यूल इन द प्लांट कंसिस्ट ऑफ, तो वैक्यूल में क्या होता है, सेल सैप होता है, टोनोप्लास्ट मत लगा देना, उसकी मेम्ब्रेन पूछेगा तो। हाँ वैक्यूल में सेल सैप होगा, ये आंसर गलत दे रहा है, ए हो ही नहीं सकता है, क्योंकि टोनोप्लास्ट तो क्या है, उसकी आउटर मेम्ब्रेन है। सेल सैप कंटेन डिजॉल्व शुगर, ये सारी चीज़ें इसमें जो प्रेजेंट होती हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर और ये सब, ये पॉइंट जो है थोड़ा सा रीड करिएगा। नेक्स्ट है 279 क्वेश्चन, क्या करें, इन द गिवन क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज गिवन एंड अ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट ऑफ रीजन इज गिवन जस्ट बिलो। मतलब असर्शन रीजन है, असर्शन देखो क्या है, माइक्रोजोम इज द कलेक्टिव नेम फॉर साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनल ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ द सेल। दूसरा है दीज आर प्रेजेंट इन ऑल नॉर्मल सेल्स। अब देखो यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं डायरेक्ट कि माइक्रोजोम्स या वेसिकल्स जो है वो क्या है, एक तरीके से माइक्रोजोम या वेसिकल लाइक artifacts reformed from piece of endoplasmic reticulum when eukaryotic cells are broken up in the laboratory। थोड़ा सा मतलब टूल्स एंड टेक्निक से भी इस तरीके से दिया जा रहा है चीज़ें। माइक्रोजोम्स आर नॉट ऑर्डिनरीली प्रेजेंट इन लिविंग सेल्स, मतलब साधारणतया ये नहीं पाया जाता है, ठीक है। माइक्रोजोम्स कैन बी कंसनट्रेटेड एंड सेपरेटेड फ्रॉम अदर सेलुलर डेब्रीज बाय डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन वेयर fractionation of cell by ultrasound waves occurs। Unbroken cells, nuclei and mitochondria sediment out at 10,000 gram, whereas soluble enzyme and fragmented ER which contain cytochrome P450 मैंने बताया था ऑलरेडी अभी, remain in solution at this, मतलब इतने पे क्या कर रही है, 1,00,000 G पे, अचीव बाय फास्टर सेंट्रीफ्यूज रोटेशन। तो
खतरनाक था वैसे ये क्वेश्चन, ठीक है, हरियाणा पीएमटी का था, लेकिन फिर भी देख लो, अगर कभी माइक्रोसोम्स वगैरह इससे रिलेटेड कुछ पूछता है तो देखिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्रोटोप्लाज्म। कार्बोहाइड्रेट का प्रोटोप्लाज्म में क्या रोल है? तो डेफिनेटली वो क्या है, कार्ब्स हम लोग क्यों लेते हैं? एनर्जी के लिए। तो सेल भी अपनी एनर्जी के लिए कार्ब्स ही यूज़ करता है, ठीक है। प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है सेल स्ट्रक्चर के लिए, कार्ब जो है वो एनर्जी के लिए, लिपिड जो है वो मेम्ब्रेन और न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए। कुछ नया नहीं था। 282 में जोन ऑफ एक्सक्लूजन सराउंड्स। तो जोन ऑफ एक्सक्लूजन किसको सराउंड कर रहा है? गोल्जी अपरेटस को। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, कुछ नया है। गोल्जी अपरेटस इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट आरबीसी एंड सीव ट्यूब्स। हाँ, सीव ट्यूब्स में भी नहीं है। मतलब ये ध्यान रखो कि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं जिसमें मैच्योरिटी के बाद में अब वो चला जाता है ना, न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे ये नहीं होगा। तो ये एक्सेप्शंस में लिख लेना। वैसे उसके वहाँ पे मैं मेंशन करना चाहती थी लेकिन भूल गई कि गोल्जी अपरेटस के एक्सेप्शंस क्या क्या हैं। तो आरबीसी ऑलरेडी हम देख चुके थे, और दूसरा सीव ट्यूब यहाँ पे निकल के आ रहा है। बाकी क्या है? गोल्जी अपरेटस सराउंडेड बाय अ जोन ऑफ एक्सक्लूजन इन विच राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, स्टोरेज ग्रेन्यूल्स ETC आर एब्सेंट। एक्सक्लूजन मतलब वही है कि छोड़ करके, ठीक है, या एक्सेप्ट, इसको सिंपली समझ लो, एक्सेप्ट शब्दों में ही घुमा दिया है, बाकी कुछ खास नहीं था। सेंट्रियोल प्ले रोल इन ऑर्गेनाइजिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स, सर्वाइज सेल, स्केलेटल सिस्टम, लाइजोसोम्स का पता ही है, न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल है, ठीक है। 283 पे चलते हैं, स्पर्म एक्रोसोम। तो अब तो पता ही चल गया होगा, अब तो मैंने डिटेल में बना के बताया था, अब तो बिल्कुल आप लोग गलत कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, अच्छे बच्चे हो। और जो मैंने पूछा था उसका आंसर भी मुझे चाहिए वहाँ कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है 284 क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द मैच्ड वन, विब्रियो, मीजोजोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वैक्यूल्स। तो विब्रियो क्या है? विब्रियो एक तरीके का क्या है, ये वो होता है ना, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया की बात होती है, और ये क्या कॉज करता है? कॉलरा कॉज करता है। तो यहाँ पे तो ये आंसर है ही नहीं, तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया, करेक्ट वन ही बताना है। मीजोजोम हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हो जाएगा, तो आंसर BC निकल के आ जाएगा। वैक्यूल्स रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम, नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, वो कौन होते हैं? हमारे लाइजोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट है 285 क्वेश्चन कह रहा है कि इनगल्फिंग ऑफ सॉलिड मटेरियल बाय सेल्स। तो अब तो बिल्कुल नहीं गलत करोगे, और ना ही मुझे बार बार इस चीज़ को बताने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोलिसिस क्या है? मोर कॉमनली नोन एज सेल्फ डाइजेशन, या खुद को ख़त्म कर लेना। बाकी सब कुछ देख चुके हैं हम, नो नीड टू रीड आउट अगेन एंड अगेन। 86 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स मेंशन है और हमें यहाँ से करेक्ट वन जो है वो फाइंड आउट करना है। सो रीड आउट करते हैं एक एक करके। देखो क्या है, द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, बिल्कुल गलत। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइट फॉर लिपिड सिंथेसिस, बिल्कुल सही है। लिपिड एंड स्टेरॉल। रफ वाला क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो B और C निकल के आ रहा है, यानी कि E जो है ये सही हो जाएगा, बाकी आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। 287 है, फटाफट देख लेते हैं। अमाइलोप्लास्ट प्रोटीन नहीं, अमाइलो क्या है? स्टार्च वगैरह को करता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, सही है। स्ट्रोमा जो है वो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, वहाँ पे नहीं होता है, ठीक है, तो ये भी गलत है। एक्सोनिम में क्या है? 9+2 का अरेंजमेंट देखने को मिलता है, तो ऑप्शन E विल बी द राइट आंसर। अमाइलोप्लास्ट सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ स्टार्च, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, स्ट्रोमा हेल्प सपोर्ट ऑर्गन एंड गिव स्ट्रक्चर। जो दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, अब बनाऊंगी नहीं भाई, ठीक है, वैसे ही बता चुके हैं। ये जो थैलाकॉइड होता है, दो थैलाकॉइड्स के मतलब इनको जोड़ने का काम, सॉरी मैं भी क्या समझ रही हूँ, हाँ, इसको जोड़ने का काम तो ये कौन कर रहा है? ये स्ट्रोमा लैमेली कर रही है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में ये जो पड़ा होता है ना, ये फ्लूइड, इसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। हेल्प सपोर्ट ऑर्गन एंड गिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। 288 की जब बात करते हैं, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? इट इज़ अ, मतलब कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि ये पॉइंट्स जो हैं ये फीचर्स की किस सेल ऑर्गेनल के हैं। सो इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी कि ए मेम्ब्रेनस तो नहीं हो गया, एक पॉइंट यहाँ से निकला। इट इज़ बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेनस है, बिल्कुल ठीक है।
इट कंटेन्स वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर प्लांट। बिल्कुल सही बात है। और इट हैज़ हायर कंसनट्रेशन ऑफ सैप देन द साइटोप्लाज्म। सो ऑप्शंस क्या क्या हैं यहाँ पर? गोल्जी अपरेटस नहीं, क्योंकि वाटर सैप और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की सारी चीज़ें नहीं होंगी। लाइजोसोम, ठीक है। उसके बाद में लाइजोसोम की अगर बात की जाती है तो पीएच वाला मतलब पॉइंट जो है वो ज़रूर मेंशन करते हैं, तो पीएच वाला तो कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया है। कंसंट्रेशन ऑफ सैप की बात कर रहे हैं, तो सैप वाली बातें कहाँ पे हमें देखने को मिली थी? वैक्यूल्स में देखने को मिली थी। तो हमारा ये जो डी है वो हमारा क्या है? राइट आंसर है। तो बस आज तक के लिए मतलब आज के लिए हम सोच रहे हैं कि यहीं तक वाइंड अप करते हैं। बाकी जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक सेल ऑर्गेनल ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कुछ और सेल ऑर्गेनल्स को, ठीक है। तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और डिटेल में जो थोड़ा चीज़ें समझाई हैं उनको वीडियो को मतलब जहाँ जैसे मैंने बताया उसको वहीं पे पॉज करके लिख लेना। अगर आप ये सोचो कि नहीं मतलब पीडीएफ मिल जाएगी ऐसा कुछ हो जाए, नहीं, मेरा पीडीएफ कभी नहीं समझ पाओगे, मैं ऐसे ही रैंडमली लिख लिख के पढ़ाती हूँ, ठीक है बच्चे। तो और जो भी नए सब्सक्राइबर्स हैं मेरे चैनल पे उन सबका मतलब कि बहुत बहुत स्वागत है। और इस तरीके से चैनल की रीच को आप आगे कंटिन्यू करिए और वीडियो को देखते रहिए। और अगर अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।